जो मैनेजर था उसने उसका रेप करा एम्प्लॉय का। कुछ लड़कियां होंगी जो शायद ऐसा करती हैं, पर हर लड़की को सेम टैग दे देना, ये कैसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं। जैसी आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है वैसी आपकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है। फिर भी दे क्यों ना, बंदे का आप इंक्रीमेंट कितना करते हो, प्रमोशन होने के बाद आप 5% इंक्रीमेंट करते हो उसका। कई मामलों में तो इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। मान लो आपका ईयरली इंक्रीमेंट, एचआर से बड़ा चमचा मैनेजर का कोई नहीं होता। मैनेजमेंट का चमचा होता है एचआर, पपेट होता है। वो कोई बात सुनता कि कोई उन्हें लेबर लॉस नहीं पता होते। लैंडलॉर्ड माफिया है गुड़गांव में, ये सच्चाई है। ठीक है, ये डार्क रियलिटी है लॉ ग्रेजुएट्स की। आपके माँ बाप स्लेव है, अब आप स्लेवरी में जी रहे हैं, अब आपके बच्चों को भी आप स्लेव बनाएंगे, क्योंकि मेंटालिटी ही नहीं है। कॉलेज में जो सिलेबस है वो 90% कॉलेजेस में आउटडेटेड है। 60% पॉलिटिशियन यूनिवर्सिटीज ओन करते हैं। फिर वहाँ जो फीस है, आप 20 लाख रुपए की कॉलेज फीस भरते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, जब पैकेज लेने जाते हैं तो 3 लाख रुपए का पैकेज भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है, शायद 10% भी नहीं होते। ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, 12-12 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। मैनेजर आपको कभी भी बुला लेता है, कोई भी इतनी भी बुरी तरीके से आपको मिसट्रीट करे, अगर आप कंप्लेंट करने जाएंगे फिर आपको और ओवरबर्डन करा जाएगा और ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जाएगा। आप कितने भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, आपके कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। जब आप घर पे बताने के बारे में सोचो या घर पे बता भी दो तो पेरेंट्स का भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उम्मीदें होती है, वो आपसे ही सवाल करते हैं अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं आप। लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 15-15 मिनट के ब्रेक में स्मोकिंग एडिक्ट उन्हें बनाया जाता है। मैनेजर जानबूझ के स्मोकिंग एरिया बनाए जाते हैं इन कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने, वहां उनको ले जाया जाता है, उन्हें स्मोकिंग एडिक्ट बनाया जाता है ताकि वो तलब में रहे, वो काम करते रहे, उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में। जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी वो उनको डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए वो ईमानदारी से पढ़ाते नहीं। सरकारी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट से आप सवाल पूछेंगे तो वो चले जाएंगे 10 साल 15 साल 20 साल पहले कि पहले कैसा होता था। इंग्लिश को इतना लीनियर तरीके से पढ़ाया जाता है, सिर्फ नाम का सब्जेक्ट होता है। असल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था विद कंसंट्रेट्स, क्या क्या चीज़ें हुई हैं? बहुत थर्ड क्लास एक्सपीरियंस था। भगवान ना करे कि मुझे लाइफ में कंसेंट्रिक्स जैसी कंपनी में दोबारा काम करना पड़े, क्योंकि इतना मेंटली एक्सप्लॉइट करने के बाद, इतना मेंटली हैरेस करने के बाद अब जॉब सिक्योरिटी तो भाई तब होगी ना पहले जॉब मिले। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ हैं हार्दिक। आज जो वीडियो होने वाली है बहुत ही सीरियस टॉपिक पर एक डिस्कशन होने वाला है, और ये कोई डिस्कशन नहीं है, ये एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी है, और जो कि तमाम लोगों के साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में, हार्दिक के साथ में, सभी लोगों के साथ में मोस्टली होती है। सोशल इश्यूज पर ये टॉपिक होने वाला है। बाकी हार्दिक शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है वो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होने वाला है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट करियर में, हमारा प्राइवेट सेक्टर में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ है वो उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, वो किस तरीके से परेशान होते हैं, किस तरीके की चैलेंजेस वो फेस करते हैं, और जब वो कंप्लेन करते हैं तो किस तरीके के स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो एक बंदा जब अपना करियर स्टार्ट करता है और बड़े शहरों में आता है, Tier 1 सिटी में आता है, Tier 2 सिटी से निकल के, Tier 3 सिटी से निकल के दीपक भाई, तो सब इस अरमान के साथ आते हैं कि वो अपनी एक स्टेबल करियर की शुरुआत कर सके, कहीं ना कहीं से शुरुआत कर सके। अब हमारी जो शुरुआत है एक रिस्पेक्टफुल सैलरी के साथ हमारी शुरुआत हो, ठीक है, एक डिग्निफाइड माहौल मिले, एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, हमें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, हमें जो सैलरी मिले उसे हम इस्तेमाल कर पाए, उसमें से कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचा पाए, ठीक है। बट असल में होता क्या है कि जब हम पहली बार जॉब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं या फिर अपनी, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका 6-7 कम से कम 6-7 लाख रुपए से उसका पैकेज स्टार्ट होगा, 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए वो कमाएगा साल के, और उसके बाद उसे अगर वो स्विच करता तो 30% का हाइक मिलेगा, उसका हर दूसरे साल में लगभग प्रमोशन होगा। तो वही मैंने ये नोटिस करा है, ठीक है।
मुझे 4 साल हो गए, आपको भी लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए। तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जितनी कम सैलरी से हम शुरुआत करते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय जितनी कम सैलरी पे काम कर रहा होता है, वो उतना ज्यादा ओवरबर्डन होता है, उतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेड होता है, उसे उतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। अब ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर किसी की 30,000 रुपए सैलरी है और एक एम्प्लॉय की 3 लाख रुपए सैलरी है, तो 30,000 रुपए वाले को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी जितनी 3 लाख रुपए वाले को दी जाएगी। बट कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है कि वो 30,000 वाले को रिस्पेक्ट तो छोड़ो, इतना ज्यादा जलील किया जाता है, इतने डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ आके आपका करियर सेटल हो जाएगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, बट प्रॉब्लम ये है, कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, ठीक है, तो मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, या फिर सोनीपत हो गया, आसपास के जितने भी शहर हैं, सब वहां पे ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, अब उसके सारे ऑफिस मान लीजिए गुड़गांव में ही बन जाएंगे, तो हर किसी को वहां से निकल के यहाँ गुड़गांव आना पड़ेगा। अगर उसका ब्रांच वहां पे नहीं होगी, इन छोटे छोटे शहरों में ब्रांचेस नहीं होंगी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। जब वो लोग वहां से यहाँ आते हैं, तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से और एक डेंस पॉपुलेशन की वजह से अब ज्यादातर एक एम्प्लॉय अगर एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है यू ब्लॉक हो गया, टी ब्लॉक हो गया, ये जो सेक्टर 24 का एरिया है, गुड़गांव पूरा ही आप कंसिडर कर लोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि लोगों के पास कमरे नहीं है ना, एम्प्लॉयज इतने हैं, कोई दूर नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है गुड़गांव में। दूसरी बात यह है कि अब जितने पैसे आप कमाते हो, उसमें से लगभग 80-90% पैसे तो आपके यहीं खर्च हो जाते हैं। अभी तुम्हारी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें तुमने डिस्कस किया था, यू ब्लॉक का पूरा हाल दिखाया था, किस तरह से यू ब्लॉक के अंदर जो ऑनर्स हैं वो किस तरह से हाँ, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरीके से वो जो रेंट है अपनी मनमानी से रेंट बढ़ा देते हैं। अब आप सोचो ना, किसी की सैलरी है वो 5% 7% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बट अगर आप एक कमरे में रहते हैं, पहले तो आरके सिस्टम है यहाँ पर आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। एक कमरे में आपको अब कोई ना कोई पार्टनर के साथ वो रूम शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये भी है ना कि चलो ठीक है, रहने के लिए जगह मिल रही है, बट कॉस्ट भी तो है। आपकी सैलरी 50,000 है, कमरे का कॉस्ट 15,000 है, खाने का कॉस्ट मिला के 10,000, यार 25,000 तो वो आदमी रेंट में और खाने में लगा रहा है, वो घर क्या बचाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आपका मान लो इंक्रीमेंट हुआ 5% 7%, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी में इतना ही होता है, ज्यादातर यहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट जो मकान मालिक है वो आपका रेंट बढ़ाता है 15% 20%, यहाँ तक कि कई बार 50% भी रेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, वैसे ही बिना अनऑफिशियल एग्रीमेंट में रहते हैं, तो मन मर्जी का रेंट आपसे वसूला जाता है, उस पे कितना टैक्स दिया जाता है कितना नहीं दिया जाता वो भी नहीं पता, इसलिए यहाँ लैंडलॉर्ड माफिया है गुड़गांव में। तो हार्दिक, जैसे कि तुमने भी, हर कोई शुरू करता है कहीं ना कहीं से, मैंने माइंड में बहुत बड़ा बबल बना लेता है ड्रीम जॉब का, ड्रीम सैलरी का, जो कि हम लोग मूवीज, वीडियोस या फिर हम किसी की माउथ मार्केटिंग से समझते हैं कि गुड़गांव में ही इज डूइंग जॉब, तो मतलब वो बहुत बड़ी जॉब कर रहा है कुछ। क्या सारे के सारे यहाँ कॉल सेंटर ही हैं जो अपने आप को वहां बताता है कि वी आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर, IT सेक्टर। यार दीपक भाई, एक बात बताओ कि हमारी एस्पिरेशन होगी क्यों नहीं ज्यादा। आपके माँ बाप ने लगभग 90% पैसे प्राइवेट स्कूल्स में खर्च करे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे टीचर्स नहीं आते। आपको पता है कि 90% लोग, 90% लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल से विड्रॉ कर लेती है क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। स्टार्टिंग ही स्कूल से होती है, सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो स्कूल से स्टार्ट होती है। अभी यूपी सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी करी थी, CCTV कैमरा लगाए थे। वहां के गांव के जितने लोग हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट करा कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ग्रेजुएशन में मुझे समझ में आ गया था, मैं लॉ कॉलेज में था, मुझे समझ में आया था कि 5 साल में यहाँ से कंप्लीट करूंगा, और असल में जो लॉ फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो 5 साल तक 10,000 या 15,000 रुपए पे काम करते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है, ये डार्क रियलिटी है लॉ ग्रेजुएट्स की। जिन्होंने लॉ करा है वो सब जानते हैं, बट जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो आपको एक ड्रीम बेचा जाता है। सिर्फ लॉ की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अगर इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहां पे बहुत
बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक बोल्ड तरीके से पूरा ग्लैमराइज करके आपको एक ब्रोचर बेचा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि 100% प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको दिखाई जाएंगी, बढ़िया से बढ़िया आपको ऑडिटोरियम दिखाया जाएगा, जितनी करिकुलर एक्टिविटीज होती है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज होती है वो सब दिखाई जाएंगी, सेमिनार्स दिखाए जाएंगे। ऑडिटोरियम में ये बड़े बड़े नेता बुलाते हैं या फिर स्पीकर्स बुलाते हैं, पैसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी बुलाने सोशल इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, जिससे ये ग्लैमर क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं कॉलेज की, और फिर बच्चों से एडमिशन ले लेते हैं। पेरेंट्स अपना सारा पैसा लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, ठीक है, बट होता क्या है कि ज्यादातर जो 60% यूनिवर्सिटीज है वो पॉलिटिशियंस ओन करते हैं, और उन सब में 90% जो सिलेबस होता है वो होता है आउटडेटेड। जब आउटडेटेड सिलेबस में अगर आप पूरी मेहनत भी कर लो, ठीक है, आप 90 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, तब भी आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप मार्केट में जो स्किल्स की डिमांड है वो मैच कर पाओ। ठीक है, इसी का फायदा उठाती है कंपनीज। अब आप में स्किल्स की कमी है, ठीक है, क्योंकि आपने एक आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा है, जिसकी अब टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है 20 साल पुरानी, 20 साल में कितना इनोवेशन हो गया है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बंदा कंप्लीट करता है उसको 10-15 हजार रुपए सैलरी मिलती है। सोचो आप, 10-15 हजार रुपए, क्योंकि अब कल ही मेरे कुछ इंजीनियर मेरे दोस्त हैं, रैंडम इंजीनियर से बात हो रही थी, मेरे साथ ब्ला ब्ला राइड में आ रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो कोई 8,000 रुपए में काम कर रहा है पहले साल में, कोई 15,000 रुपए में काम कर रहा है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पता है आपको क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि आपको एक्सपीरियंस, हम सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट लेंगे। अब जब आपको कोई हायर ही नहीं करेगा तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो मजबूर है 8-8 हजार 15-15 हजार रुपए में काम करने के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बची कहाँ जब यहाँ पर आता है टीसीएस में या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में, मान लो गुड़गांव आते हो, ठीक है, या नोएडा जाते हो, आप सोचते हो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जो पैकेज हायर होगा वो एक रेस्पेक्टफुल सैलरी दी जाएगी। ठीक है, पहले ऐसा था कि जब आप स्कूलिंग करते थे, ठीक है, तो आपकी 10वीं 12वीं हो जाती थी, आज से 10 साल पहले जो आप स्कूल फीस देते थे तो वो देते थे आप 500, 700, 800, 1,000-1,200 रुपए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की भी अगर बात कर लो तो बहुत ज्यादा 2,000-3,000 रुपए में आपका ट्यूशन फीस जाती थी। ठीक है, 10वीं क्लास तक की तो इतनी ही जाती थी, बट अगर आप अब 10वीं क्लास में एडमिशन कराओ, ठीक है, तो आपके बच्चों की जो फीस जाएगी वो जाएगी 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, बल्कि 11,11, 12,12 हजार, और दिल्ली में तो 18,18 हजार तक जाती है। यार मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे जो, या आजकल जो पेरेंट्स पे कर रहे हैं बच्चों की फीस, इतने में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और बल्कि उससे कम में। और इंजीनियरिंग में जो ग्रेजुएशन की फीस है वो 8 लाख रुपए से लेके वो 6 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक जाती है। उसके बाद आपको पैकेज कितना मिलता है? 3 लाख रुपए, 15, 17, 18 15, 16, 17, 18 हजार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को, और जो सीएस से कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बीटेक अगर कोई सीएस से कर रहा है तो उसको क्या सैलरी मिलती है? उसको मिलती है 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। टीसीएस तो क्लासिक एग्जांपल है, 10 साल पहले भी 3 लाख रुपए में हायर करता था 3.5 लाख पे, अब भी 3.5 लाख रुपए में हायर करता है। 3,45,000, राइट। तो क्या वो 3,45,000 में गुड़गांव की जैसे मेट्रो सिटी के अंदर रह रहा है, वो क्या घर का रेंट, क्या वो अपने पर्सनल एक्सपेंस भाई नहीं दे सकता ना? 3-3.5 लाख रुपए पर एनम का मतलब है कि आपके हाथ में आएंगे 25, 26, 27 हजार रुपए, 15,000 रुपए तो आपका रेंट है। ठीक है, आप शेयरिंग में भी रह रहे हो तो कितना, 8,000 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, 7-7.5 रुपए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक कमरे के आपके पूरे घर में, आप जहाँ Tier 2 सिटी में रहते हैं वहां पे आपका बिजली बिल आता होगा पूरे घर का 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, बट गुड़गांव में यहाँ पे मनमानी बिजली बिल भी आपसे यूनिट से ज्यादा चार्ज कर लिया जाता है। 11 रुपए तो यहाँ का रेट ही नहीं है। सरकारी रेट अलग है, सरकारी रेट 8 रुपए या 9 रुपए होगा, बट आपसे चार्ज करा जाता है 11 रुपए, वो भी इलीगल तरीके से चार्ज करा जाता है। एक कमरे का जो यूनिट का, एक कमरे का जो बिल है वो 6-7 हजार रुपए आ जाता है। कैसे आ जाता है 6-7 हजार रुपए? कोई बोलने वाला नहीं है ना, कोई बोलने वाला नहीं है। लैंडलॉर्ड माफिया है यहाँ पे, सब मारा जाता है, पिटाई की जाती है। अगर कोई अपने लिए आप पहले कमरा लेने जाओगे, ठीक है, सबसे पहले आके आप यहाँ क्या करोगे? कमरे से तो शुरुआत करोगे, आप जाके अपने रेंट पे कमरा लोगे।
आप जब कमरा लोगे तो पहले आपको 2 महीने या 3 महीने के जो पैसे है वो एडवांस देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी अगर 15,000 रुपए का कमरा है तो आपको 30,000 रुपए एडवांस दिया आपने, 2 महीने का जो रेंट है वो एडवांस दिया, ठीक है। अब वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहा है, या फिर जो रेंट है वो ज्यादा बढ़ा दे रहा है, या फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं पानी नहीं आ रहा, या कोई और इश्यू है, ठीक है। आपने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया, जरा सी भी आपने बहस करी तो वो आपको तुरंत घर से बाहर निकाल देगा। वो बोलेगा कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, राइट। और असल में ज्यादातर क्या होता है, जब लोग ऐसा झगड़ा करके यहाँ से स्विच करते हैं तो वो जो पैसे हैं, जो वो एडवांस पैसे देते हैं, वो भी वापस नहीं करते। वो चीजों में बता दिए जाते हैं कि तुमने घर में ये कर दिया। अब कौन जाएगा भाई अपना टाइम खराब करके अपनी जॉब छोड़ के? एक तो सैलरी इतनी कम है, अगर वो ऑफिस नहीं आएगा उसकी इतनी छुट्टियां लग जाएंगी, फिर उसकी जॉब रिस्क पे आ जाएगी। वो कहाँ जाएगा कचहरी, वो थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं, और थाने वाले भी कौन से सुनेंगे। दूसरी बात, अब जॉब पे आ जाते हैं, ठीक है। मान लो आपकी कितनी भी सैलरी है, 20,000 है, 25,000 है, 26,000 है, आपने सोचा यार पहले साल में कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद स्विच कर लूंगा, ठीक है। 100 लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं उसमें से सिर्फ 5% लोग जो होते हैं, ज्यादातर कंपनीज में 5 या 6% लोगों का प्रमोशन होता है एक साल के अंदर। अब प्रमोशन भी ऐसा होता है, आपके स्टैक्स कंप्लीट होते हैं तो ये बोलते हैं आपका प्रमोशन कंप्लीट होगा, आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बट असल में क्या होता है बॉस, कि आप जितने हार्ड वर्किंग हो, आप जितने डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो, आप कितने पैशन के साथ काम करते हो, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि आपके अपने मैनेजर के साथ रिलेशन कितने कैसे है, आप उनको कितना एक्स्ट्रा फेवर कर रहे हो, उनको पार्टी करने कहाँ ले जा रहे हो, उनको दारू कितनी पिला रहे हो, उनको ऋषिकेश घुमाने ले जा रहे हो, हरिद्वार घुमाने ले जा रहे हो, उनको देहरादून घुमाने लेके जा रहे हो, उनके लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो। तो मतलब अगर जो बंदा पार्टी नहीं करता है, जो लड़का या लड़की पार्टी नहीं बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है प्रमोशन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप आइसोलेशन में जीते हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हर महीने घर जा सके, आ सके, ठीक है। तो आपको तो अपने ऑफिस कलीग्स के साथ या फिर आपका जो रूममेट है उसके साथ ही आपकी बॉन्डिंग बनेगी आपकी, ठीक है। तो कलीग्स के साथ तो बॉन्डिंग बन जाती है, बट साथ में जो मैनेजर होता है उसका इन्फ्लुएंस इतना होता है, क्योंकि उसके हाथ में आपके सारे मैट्रिक्स होते हैं, तो आपको उसको प्लीज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ यार। अगर आप प्लीज नहीं करोगे तो एक मैनेजर आपको 10 फेवर देगा, आपकी सारी बातें सुनेगा, आपको ओवरबर्डन नहीं करेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा एक्स्ट्रा काम के लिए, आपको ओवर टाइम के लिए फोर्स नहीं करेगा, आपको वीक ऑफ पे आने के लिए फोर्स नहीं करेगा। बट अगर आपके ऐसा रिलेशन नहीं है तो प्रोडक्शन में हमेशा श्रिंकेज रहती है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाया है दीपक भाई, कि अब मान लो, अच्छा प्रोडक्शन में श्रिंकेज क्यों रहती है, क्योंकि आप जो लीव है वो टाइम पे अप्रूव नहीं करते किसी की, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए लगेगा। हाँ, लोग मजबूर होते हैं अनप्लान्ड लीव लेने के लिए। वो क्या करे भाई, अगर बीमार है तो आप छुट्टी नहीं देते उसको, उसकी सैलरी काट लेते हो। मेरी कंपनी में तो ऐसा था दीपक भाई कि आप हमारी कैजुअल लीव मिलती है, हर कंपनी में कैजुअल लीव और अर्न लीव दी जाती है, ठीक है। अगर मेरी अनप्लान्ड है, अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कैसे पता मैं बीमार होने वाला हूँ, ठीक है। आप मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट लोगे, उसके बाद मेरी लीव भी अप्रूव नहीं करोगे। हमारे ऑफिस में न जाने कितने कलीग हैं जिनकी लीव ही अप्रूव नहीं करते थे, कैजुअल लीव ही नहीं लगाते थे, उसकी एब्सेंट मार्क करते थे। एब्सेंट मार्क करने का मतलब ये है कि उस दिन का उसके सैलरी का पैसे ही कट जाएगा। तो मतलब उस दिन आए ना आए, जिसकी 25, 26, 27 हजार रुपए सैलरी है, उसका 1000, 1500, 2000 रुपए कट गया, तो सोचो ना, वो तो बेचारा कैसे अपना खर्चा मैनेज कर रहा है। 5 साल फ्रेशर तो अपने घर वालों के पैसों पे ही पलता है जब वो किसी शहर में आता है काम करने के लिए, क्योंकि 5 साल तक वो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो पाता। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि कंपनी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका अच्छा बुरा जो होता है वो मैनेजमेंट होता है। यार देखो दीपक भाई, मैं इस बात में मानता नहीं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो तो कंपनी हायर करती है ना, आप कंपनी को ही तो रिव्यू करोगे। बट कंपनी का ओनर नहीं देख रहा है ना कि किस तरह से कंपनी के ओनर ने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि आप ऑडिट करो टाइम टू टाइम, या फिर इतना, या फिर आपने कोई ग्रीवेंस टीम क्यों नहीं बनाई, और जो ग्रीवेंस टीम बनाई है उसमें आपने एचआर रख दिए। एचआर को अपने कंपनी के पॉलिसीज नहीं पता होती, वो इतना एचआर जो होता है वो पपेट होता है असल में। ऑपरेशन में जो आपको ऑपरेशन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि
असल में जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो तो ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। एचआर का काम सिर्फ और सिर्फ फंडे फ्राइडे कराना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये ज्वाइनिंग कराना। हाँ, ज्वाइनिंग कराना। सुबह एक ईमेल भेज देंगे कि या कोई दिन अच्छा रहे, ये रहे, वो रहे। बट जब आप अपनी रियल प्रॉब्लम या रियल इश्यूज लेके जाएंगे तो एचआर कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी छुट्टी से लेके प्रमोशन से लेके आपके साथ मिसकंडक्ट होता है, आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कियों का होता है, तो एचआर पूरी कोशिश करती है कि जो ब्लेम है वो लड़की पे ही डाल दे। लड़कियों का तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है दीपक भाई। आप ये समझो कि घरों में पहले एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। उन्हें आज तक होता आ रहा है, आज तक होता आ रहा है। उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि लड़के खराब होते हैं, लड़कों से बच के रहना चाहिए, लड़के इन्फ्लुएंस करते हैं, गलत आदतों में डालते हैं। बट असल में जब वो लड़की बाहर जाती है काम करने के लिए तो उसे तो रियल वर्ल्ड में आप कोविड स्कूल में भेजते हैं और फोन नहीं देते अपनी लड़की को कि वो किसी और से बात करे, किसी लड़के से बात कर रही होती है तो आप उस पर इस तरीके से शक करते हो जैसे उसने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया हो, है ना। उसके बाद जब रियल वर्ल्ड में निकलती है काम करने के लिए तो आप सोचो एक लड़के और लड़की में कितना फर्क होता है। आप और मैं महीने में 5 दिन ब्लीड नहीं करते, हमें पीरियड्स नहीं होते, लड़कियों को होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ लड़कियों में हमसे ज्यादा कम होती है, फिर भी लड़कियां इतनी मल्टीटास्किंग होती है कि ऑफिस भी आती है, फिर घर का काम भी करती है, बच्चे अपने बच्चों को भी संभालती है, पति को भी संभालती है और फिर सास ससुर को भी संभालती है। एंड ऑफ द डे हम क्या बोलते हैं कि ये तो आपका काम ही है, और क्या हम तो ये बोलता है। अभी भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं। अगर लड़की अनमैरिड है, ठीक है, तब भी एक लड़की को, ज्यादातर लड़कियों को ऑफिस में या कॉर्पोरेट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस या सरकारी ऑफिस भी आप ले लो, ठीक है, ज्यादातर लड़कियों को सेक्सुअल फेवर की निगाह से देखा जाता है कि कैसे मैं इसको प्लीज करूं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं या इस पे ऐसा बर्डन बनाऊं कि ये मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आ रहा है। इस वजह से मैनेजर्स क्या करते हैं, लड़कियों को ज्यादा ओवर टास्क करते हैं, ओवर बर्डन करते हैं, पूरा माहौल ऐसा बनाते हैं कि उसको मैनेजर के पास फेवर के लिए जाना ही पड़ता है, उसके पास रिक्वेस्ट लेके जानी ही पड़ती है। और जब वो रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो बस वो लड़की फंस जाती है वहां पे। मैंने कमेंट्स देखी थी तुम्हारी किसी वीडियो पर, एक लड़की ने वो पूरी स्टोरी लगाई हुई थी कि उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, और मैंने तमाम वीडियो पे कमेंट्स पढ़ी हैं कि जो ये चीज़ है अभी भी होता आ रहा है। देखो, और लड़के बोल नहीं पाते हैं, लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, लड़के बोलते हैं तो नोटिस पीरियड पे उनको बाहर कर दिया जाता है, कोई ना कोई इश्यूज बना दिए जाते हैं तुम्हारे खिलाफ के यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। यार देखो, ऐसा है कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप एचआर के पास जाते हो। मेरी ही कंपनी में पॉश पॉलिसी हर कंपनी में होती है, ठीक है। पॉश पॉलिसी का मतलब ये है कि आपके साथ कोई सेक्सुअल इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आपके साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ, फिजिकल या फिर कोई भी इश्यूज है, मॉलेस्ट करा किसी ने आपको, ठीक है, तो आप जाओगे एचआर के पास। एचआर को आप बोलोगे कि मुझे पॉश कंप्लेन करनी है, ठीक है। उसके बाद पॉश कंप्लेन आप जब करोगे तो मेरी कंपनी में तो मेरी ही फ्रेंड ने पॉश कंप्लेन करी थी मिसकंडक्ट के लिए। हमारा एक कलीग था, उसने उसके साथ मिसकंडक्ट करा था, ठीक है, उसे मॉलेस्ट करा था, उसको गलत पार्ट्स पे उसको टच करना, उसे बार बार इस मॉलेस्टेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करी। जब कंप्लेन करी तो आई विटनेसेस को बुलाया गया, मैं भी था उसमें। आप ये सोचो, आपकी टीम में एक लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, उसे कंप्लेन करी, आप उस लड़की की टीम ही चेंज नहीं कर रहे। जिस लड़के ने करा उसकी टीम नहीं चेंज कर रहे, वो एक ही टीम में साथ में ही काम कर रहे हैं। वो लड़का फुल कॉन्फिडेंस के साथ उससे वैसी बात कर रहा है, उसको सारे उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे पहले ट्रीट करता था वो। आपने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम 3 महीने लेंगे। 3 महीने तक क्या उसको आप मॉलेस्ट होने देते हो लड़की को? और लड़की पे इतना उसे प्रेशराइज करा गया कि उसने जॉब छोड़ दी। पेरेंट्स को बता नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स तो फिर वापस बुला लेंगे ना। हमारा समाज अभी भी मेल डोमिनेंट है। लड़कियों को तो सोचा ही जाता है कि यार लड़कियों पे अगर लड़की मॉलेस्ट भी होती है तो हमारा सोसाइटी इतनी खराब है कि लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं कि तुमने अपने साथ ऐसा कैसे होने दिया, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, और भी तो लड़कियां काम करती है, तुमने इतने रिवीलिंग क्लोथ्स क्यों पहनते हो, तुमने टाइट क्लोथ्स क्यों पहनते हो, तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हो।
सारी बात ले दे के उनके कपड़ों पे चली जाती है। कोई डिसेंट कपड़े भी पहनेगी तब भी उसमें कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा होगा, इसी को सब ऐसे क्यों करते हैं, और भी तो लड़कियां काम करती है। ऐसे ही जब एक एम्प्लॉय कंप्लेन करने जाता है, ठीक है, तो उसके ही टीममेट्स, उसके ही कलीग या फिर जो जिन लोगों को पता लगता है ये बात, ठीक है, वो ज्यादातर जो आपका कलीग है, आपने ही कलीग पे ब्लेम डाल देते हैं कि यार तेरे साथ ही क्यों हुआ, तुझ में ही कमी होगी, तू ही काम ढंग से नहीं करता होगा। हर बंदा तो काम करने ही आ रहा है ना। अगर कोई ढंग से काम नहीं करेगा तो आपने पीआईपी फॉर्मेट बना रखा है, आप पीआईपी में डालोगे, आप अपने टारगेट मैट नहीं करोगे, आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप बिना काम करे कंपनी में कैसे सर्वाइव कर लोगे? जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा था। एक गांव का लड़का या गांव की लड़की आती है, छोटे सिटी से आता है काम करने के लिए, गुड़गांव जैसे बड़े शहर में। जॉब सिक्योरिटीज क्या है? बिकॉज मैंने काम किया इस कंपनी में जिस कंपनी में तुम काम कर चुके हो। जॉब सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है ना दीपक भाई। आप समझो कि कोई इंजीनियर 30 लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है। अब जोमेटो ने एक एआई मॉडल डेवलप करा है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, ठीक है। एआई मॉडल डेवलप करा, उसने लगभग 500 इंजीनियर्स बाहर कर दिए गुड़गांव से और हैदराबाद से, और वो सारे वेल पेड थे, अपनी जॉब में सब अच्छा कर रहे थे, सब फाइनेंशियली स्टेबल भी थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट भी नहीं होते थे, कंपनी में वर्क कल्चर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट ले ऑफ हो गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपसे अगर 20 साल पहले की बात करें, अगर कोई स्काई शॉट लिया जाता था तो हेलीकॉप्टर का यूज करते थे, जिसमें एक पायलट भी था, जिसमें एक कैमरामैन भी था और एक क्रू होता था। नाउ वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो एक ड्रोन ने ले ली है ना। कॉस्ट ऑफ दी जो एक्सपेंस जाता था वो कई लाख में जाता था और वो 1000 में हो गया। अच्छा, ये तो देखो अप एंड डाउन्स तो आएंगे। हमारी नॉर्मल लाइफ भी एक सिंपल लाइफ नहीं होती है कि अभी आप जा रहे हो 100 किलोमीटर, तो अभी यू नेवर नो कि आपको भी उस 100 किलोमीटर जाने में पहले 4 घंटे लगते थे, तो शायद हो सकता है आप 2 घंटे में चले जाओ। देखो दीपक भाई, सिस्टम का बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयज है किसी कंट्री में वो किस तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ के लेबर लॉज पे और जो लॉज है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। अगर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन या फिर सर्वेलेंस अच्छा नहीं होगा तो एक्सप्लॉयटेशन नेक्स्ट लेवल पे होगी, जो कि इंडिया में होती है। बाहर किसी भी कंट्री में जैसे ऐसे ले ऑफ होते हैं, तो क्यों गूगल या अमेजोन या फिर कोई और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो 3-3 महीने की सैलरी एडवांस में देती है, पहले से इन्फॉर्म करती है एम्प्लॉयज को, ऐसी सडनली ऑफ नहीं कर देती। प्लीज जो है वो ढूंढने का मौका देती है, टाइम देती है, इन्फॉर्म करती है। स्मार्ट ब्लू कैब जो सर्विसेज बंद हुई, ठीक है, एक दिन भी सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया गया कि आज से ऑपरेशंस बंद है। पूरी की पूरी जो कंपनी है वो एक दिन में खत्म हो गई, सब के सब एम्प्लॉयज बेरोजगार हो गए। एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता था, ठीक है, क्योंकि आगे लेबर लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है ना भाई। अगर लेबर लॉज स्ट्रिक्ट होंगे तो ऐसे मास ले ऑफ कैसे कर सकते हो आप, या फिर 3 महीने की सैलरी एडवांस दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इतनी बड़ी कंपनी चला कैसे रहे हैं? आपके पास इतना बजट तो आपको रखना ही चाहिए कि एम्प्लॉयज को सैलरी से रिलेटेड कोई इशू ना हो। अब जॉब सिक्योरिटी तो भाई तब होगी ना पहले जॉब मिले। आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली 20 लाख रुपए लगा के, आपके पास स्किल्स नहीं है क्योंकि आउटडेटेड सिलेबस आपको पढ़ाया गया, अब जॉब कहाँ से मिलेगी आपको? आप कैसे सोचो, एक इंजीनियर अपने स्किल्स में भी अच्छा है, जितनी स्किल्स उसको सिखाई गई कम से कम वो सब तो आता ही है उसे। आप उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे काम करने की, तो वो कहां से सीखेगा भाई? स्किल अप प्रोग्राम्स जितने भी आ रहे हैं अब इंस्टाग्राम पे देखो, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई। लोग फ्री में यूट्यूब से सीख रहे हैं और ये कोचिंग सेंटर खोल के बैठे 3-3 महीने के क्रैश कोर्स में। वो बंदा ना क्रैश कोर्स में कुछ सीख पाता है ना उसे टाइम मिलता है। अब जॉब सिक्योरिटी मान लो कि अब आपने बोला कि यार आपको अपस्किल करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बट आप 10-12 घंटे 14 घंटे तो काम ही कर रहे हो ना कंपनी में। उसके बाद घर जा रहे हो, घर जाते जाते आपकी हालत ये भी नहीं होती कि आप खाना भी खा पाओ खुद बना के। जैसे तैसे आपने बाहर से भाई उधार पे या जैसे मर्जी खाना ऑर्डर करा, खाना खा के आप सो गए। कल आपको फिर उठ के सीधा ऑफिस आना है, उठते ही आपको ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो आप पढ़ोगे कब? आप स्किल कैसे करोगे? कंपनी टाइम ही नहीं देती आप स्किल करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो टाइम के साथ बढ़ती है, बट क्या बंदे अप स्किल हो पाते हैं? उतना इंक्रीमेंट हो पाता है लोगों का? सैलरीज बढ़ती हैं जिस हिसाब से खर्चे हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं,
क्या उस हिसाब से सैलरीज बढ़ती हैं? आज आप देखो ये स्मोकिंग जोन है, ठीक है, ये पीछे स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे मतलब आप समझो कि एम्प्लॉयज अपना सैलरी का लगभग 10-15% खर्च कर देता है, ठीक है। इन पे इतने पैसे नहीं है कि जब इनका लंग इन्फेक्शन हो जाए, इनको अस्थमा हो जाए, या फिर इनको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर थायराइड से रिलेटेड कोई इश्यू हो, तो ट्रीटमेंट के लिए इन पे पैसे नहीं है, इन पे कोई सेविंग्स नहीं है। ये इतने एजुकेटेड नहीं है कि इन्हें पता हो कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। सेविंग्स के नाम पे आपको कुछ है नहीं आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। आप ऑफिस आने के लिए पूरा वो वर्क कल्चर पे compete करने के लिए, अपने आप को ट्रेंडिंग दिखाने के लिए, मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड पे उधार ले लेके आप, या मैंने देखा लोग ईएमआई पे जूते पहनते हैं। ईएमआई पे जूते पहनने का क्या मतलब है भाई? 11-12 हजार रुपए का जूता लेके, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आप 11,000 रुपए का जूता पहन रहे हो ईएमआई पे लेके। ये कितनी स्टूपिड बात है यार। आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे, आप तो अपने घर वालों को रिस्क में डाल रहे हो ना। जब आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो घर वाले कहां से लेंगे 5-7 लाख रुपए आपके इलाज के लिए? कंपनी तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है और वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। बाकी आप पे पैसे लगाएगा कौन भाई? और वो भी पैसे रीइंबर्स कराने के लिए 10 धक्के खाने पड़ते हैं। वो भी क्लेम रिजेक्ट बोल देती है यार कंपनी की, ये है, बिल वो नहीं है, मैच हो रहा। हाँ बिल मैच नहीं हो रहा, 10 चीजों की 10 बहाने कर देती है। असल में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है दीपक भाई, आपको बताऊं कि मैनेजमेंट इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। जब आप कंप्लेन करने जाओगे, पहली बात तो आपको ले जाएंगे एक डिस्कशन रूम में, बंद काली कोठरी में। वहां पे आपकी दलील सुनी जाएगी, और दलील सुन के आपको जितना मक्खन हो सके उतना मक्खन पेला जाएगा कि हाँ, एचआर बोलेगा हम आपका इशू रिजॉल्व कराएंगे, आपका दुख दर्द हम समझते हैं, और किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन मैनेजर के पास जाओगे, वो भी बोलेगा ऐसा ही है, वैसा ही है। पीछे से आपको 4 गाली देंगे वो। टीम लीडर को बुला के बोलेंगे इसकी इतनी ऐसी तैसी मारोगी, दोबारा कंप्लेंट करने से पहले 1000 बार सोचे। ये रियलिटी है। और अगर आपने अपने कलीग से शेयर करो, भाई बंदा आइसोलेशन में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, को अब आपको बताता हूँ, ठीक है। लोग यहाँ पे ग्लैमराइज होकर आते हैं, ठीक है, ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर आते हैं कि कितना ग्लैमर है यार, सब पार्टियां कर रहे हैं, सब मचा रहे हैं भाई, 11 में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है, सब रोज रात को एंजॉय करने को मेरे को मिल रहा है, और क्या कमाल की जिंदगी गुजर रही है। बट असल में बात यह है दीपक भाई कि लोग बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में जी रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। यहाँ पे जितना ग्लैमर है ये यहाँ का है ही नहीं। ये सब वो लोग हैं जो 100-100 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, 100-100 करोड़ रुपए के फ्लैट या घर लेके रहते हैं, या फिर बाहर से आते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं। और यहाँ से लोग जो जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं। असल में हर कंपनी के बाहर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड बेचने वाला मिल जाएगा। वो इसलिए मिलता है क्योंकि सबको पता है यहाँ आसानी से क्रेडिट कार्ड बिक जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि अपने पैसों पे कोई एक सामान भी खरीद पाए। टी शर्ट पैंट या फिर जूते भी खरीद पाए। ईएमआई पे जूते खरीदते हैं। मेरा खून तो ऐसे खोल जाता है भाई, देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कि कितना फाइनेंशियली आप कितने इलिटरेट हो। पर उसमें उस बंदे की गलती नहीं है, गलती है उन इंस्टीट्यूशन की जिसमें माँ बाप ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नाम पे क्या सिखाते हैं? आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं स्कूल में? आपको बताते कि आपको पैसे कैसे सेव करने चाहिए, कहाँ सेव करने चाहिए, टैक्स क्या होता है, इस बारे में बताते हैं क्या? जो बंदा कॉमर्स पढ़ेगा उसी को पता होगा, और जो कॉमर्स भी पढ़ता है वो कितने बंदे सेव करते हैं वैसे? अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है वो 5% भी नहीं है, ठीक है। 3% पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, 140 करोड़ लोगों की आबादी में। हम ये जो इंडिया देखते हैं दीपक भाई, ये बहुत छोटा इंडिया देखते हैं हम। 40-45% इंडिया हम देखते हैं जितना इंटरनेट पे है। आपको पता है 45% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। लोग असल में बहुत गरीबी में जीते हैं, बहुत ही गरीबी में जीते हैं, और ये सिर्फ हमें बहुत मजाक की बात लगती है। हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं दीपक भाई, बट असल में 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए कॉलेज में खर्च करने, या मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए भी कॉलेज में खर्च करने के बाद आप 8,000 रुपए की नौकरी करते हैं इंजीनियर होने के बाद।
और रिश्तेदार घर पे आते हैं ना, आप बता नहीं सकते उनको अपनी सैलरी, और जिस तरीके से बंदा घुट घुट के जीता है वो सिर्फ वही जानता है। 8,000 रुपए में आपका क्या सोशल सर्कल होगा, क्या आपके दोस्त आपके साथ में रहेंगे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्या आपका सोशल रेपुटेशन होगी। और वो सबसे बड़ी वजह है कि लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लाइफ से, और लोग अपनी जिंदगी क्विट कर लेते हैं। तो क्या मेरा क्वेश्चन था कि जजमेंट के बेसिस पे लोग अपना जो सोशल स्टेटस है वो दिखाते हैं। है ना कि पर्सनल लीड तो है ही, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप अभी बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास कैमरा है, हाथ पे फोन है, ये गाड़ी है जिसके अंदर हम बैठे हैं, या फिर आपको ऑफिस भी अपने जहाँ रहते हैं वहां से ऑफिस तक आना है, उसके लिए भी किराया चाहिए। पानी भी हर जगह अवेलेबल है, पानी भी आपको 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है। हर चीज के लिए पैसे चाहिए दीपक भाई। और हमें लगता है, हम जब जॉब लेने जाते हैं हमें लगता है 30,000 रुपए है, अरे 15,000 रुपए का रेंट हो गया, 10,000 रुपए का खाना हो गया, 5,000 रुपए बच जाएंगे। ऐसा होता नहीं है भाई। की सेटिंग सबसे ज्यादा तगड़ी, उसके फेवर्स ऑन द टॉप, उसको मनचाही शिफ्ट मिलेगी, मनचाही ब्रेक्स मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू हिज हर कन्वीनियंट वो वर्क मिलेगा। आप कर रहे हो 30 फाइल्स पे काम, मैं फेवर हूँ, मेरा फेवर है मैनेजर से, या मैनेजर मेरे पे फेवर करता है, तो मैं कर रहा हूँ 2 फाइल पे काम, 3 फाइल पे काम। तुम 8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हो, 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ 4 घंटे और 5 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। आप सोचो कि आपके टीम में आए, मान लो 50 केसेस आपके टीम लीडर को असाइन हुए, ठीक है। आपके पास 2 कलीग है, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 ही कलीग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 50 केसेस है, तो मान लो कि 25 मुझे करने हैं, 25 आपको करने हैं। बट अगर मैनेजर आपको फेवर करता है, ठीक है, और मुझसे उसको कोई खास बेनिफिट नहीं है, और आप उसे प्लीज कर रहे हो, आपसे उसको भाई पैसे, आप उसे पार्टी में भी ले जा रहे हो, आपका उसे बॉन्डिंग अच्छी है, आप उसको मतलब 10 तरीके के एक्स्ट्रा फेवर कर रहे हो, आपसे वो इम्प्रेस्ड है, तो मुझे तो वो देगा 40 केस, आपको सिर्फ 10 केसेस ही देगा। तो क्या के लिए इस चीज पे अगर कोई एक्शन लेता है तो इस चीज पे क्या एक्शन होगा यार, क्या एक्शन होगा? आप पहली बार ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप किसको कंप्लेन करोगे? ऑपरेशन मैनेजर को, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसे तो अपने केसेस करवाने से मतलब है, वो तो बोल देगा कि आपकी ड्यूटी है यार, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, आप जॉब कर रहे हो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जो दूसरा बंदा है उसको मैनेजर बहाना मार देगा कि यार इसको ये काम, दूसरा काम टास्क साइन करा, या पहले से ये काम करा लिया हमने, वो काम करा लिया। इस वजह से कलीग्स के बीच में भी जो रिलेशन है वो खराब होते हैं। शायद ऐसा हो रहा था, तो मैंने जब कंप्लेन करी अपने मैनेजर के अगेंस्ट, तो मेरी जो ऑपरेशन मैनेजर है वो बाकी कलीग्स को बोलती थी ये लड़का सही नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। मेरी जितनी फीमेल कलीग्स थी उनसे बोलती थी इसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है। आपके मैनेजर बोलते थे? हाँ, मेरे मैनेजर बोलते थे। तो आपने इस चीज पे कोई स्टेप अप नहीं लिया किसी सुपरवाइजर और मैनेजर से? देखो, मैं तो सबसे हाई, मतलब जो है टॉप मोस्ट हायरार्की से मैंने कंप्लेन करी थी, टॉप मोस्ट हायरार्की को मैंने कंप्लेन करी थी। किसी कंपनी के वीपी को आप वीपी को कंप्लेन करने का क्या मतलब है? उससे ऊपर कौन है? वीपी से ऊपर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। उसको कंप्लेंट करने के बाद भी मैंने इतना सेक्शन सहा कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो आप सोचो ना, जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो किस तरीके से, कितना बंदा बर्दाश्त करता है। साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ लोग तो ले भी लेते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं ले पाते, कुछ कंपनीज वो भी प्रोवाइड नहीं करती। बंदों पे पैसा नहीं है डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने के लिए, या फिर उसके आसपास कोई है नहीं, आइसोलेशन में लोग जी रहे हैं, वो किससे बात करेगा? क्योंकि रूम पे जा रहा है, उसका रूम पार्टनर भी अपने जॉब पे जा रहा है, बात करने के लिए कोई नहीं है। ऑफिस में कलीग्स को आपने भड़का दिया कि ये लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये कामचोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और असल में आप अपना 100% भी दे रहे हो। मैं अपना 100% देने के बाद भी इतना एक्सप्लॉयटेशन सहूं क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने अपने मैनेजर को फेवर नहीं करा, मैं अपने काम में ऑनेस्ट भी था, ठीक है। फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैं तो अपने स्टैक्स पूरे कंप्लीट करे। 5 वैकेंसीज निकलती है प्रमोशन में, ठीक है।
5 में 10 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, 10 में से 5 वो कैंडिडेट हायर होते हैं, उन कैंडिडेट को प्रमोशन मिलता है जिनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है, इंटरव्यूअर है या फिर ऑपरेशन टीम है उसके साथ, या फिर उसकी सिफारिश लगी होती है। मतलब बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रेयर, 5 में से 1 बंदा ऐसा होता है जिसका फेयरली प्रमोशन होता है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है गुड़गांव के जॉब्स में? जितने भी लोग गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, लोग यार देखो सबको अपना अपना हाल पता होता है कौन से ऑफिस में वो क्या जॉब कर रहा है, बट वो जब किसी से मिलता है तो बोलता है कि यार मैं एक बड़ी आईटी कंपनी के साथ में हूँ, या बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, या मैं एक ऑपरेशन में जॉब कर रहा हूँ। सीधा सीधा नहीं बोलता मैं कॉल सेंटर। और मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनी जो एक प्रोसेस रन कर रही है, बीपीओ कंपनी है। बीपीओ कंपनी का जो कल्चर है, मैं इसके लिए भी बड़ा थैंकफुल हूँ। लॉकडाउन के सिचुएशन में क्या था कि बीपीओ कंपनी ही या बीपीओ सेक्टर ही जो होता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल था और प्रॉफिटेबल था मेडिकल के बाद में, बिकॉज ये सर्विसेज कभी खत्म नहीं होंगी, कस्टमर सर्विस कभी खत्म नहीं होगी, ये तो है। बट यार जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा आप उस कंपनी में कैसे काम कर पाओगे? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने ये नोटिस करा है, मेरे बहुत लोगों से बात होती है, बहुत ही कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय से बात होती है। बीपीओ ही नहीं, मतलब जो आईटी कंपनी है वहाँ पे भी मेरी बात होती है, फाइनेंस में भी बात होती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस कंपनीज में लोग काम करते हैं उनसे भी बात होती है। मैंने ये नोटिस करा है कि 2 तरीके की कंपनी होती है मार्केट में, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होती है सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड ज़्यादातर बीपीओ होती है क्योंकि वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के लिए। मान लीजिए कि फेसबुक है या फिर फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, इनको अगर एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं इंडिया में चीप लेबर है और जो लेबर लॉज है वो भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये अपना जो ठेका है मतलब कॉन्ट्रैक्ट देती हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी को, टीसीएस को, इन्फोसिस को, कंसेंट्रिक्स को, या फिर और जो कंपनीज हैं उनको। तो वो फिर थर्ड पार्टी पे मतलब आप जैसे हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, फेसबुक का या फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का, ठीक है। अगर वो फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन 50,000 रुपये दे रही है तो ये 25,000 रुपये खुद रखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 25,000 खुद रखते हैं, 25,000 रुपये हमें देते हैं, ठीक है। बट असल में बात यह है कि इन्हें हर चीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है। अगर श्रिंकेज है तो पेनल्टी, अल्ट्रेशन है तो पेनल्टी, अगर आपके प्रोडक्शन आवर डिलीवर नहीं हुए तो फिर पेनल्टी, या फिर आपके सी सेट कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर रेटिंग अच्छी नहीं है तो पेनल्टी। 10 तरीके की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो सब पेनल्टी से बचने के लिए ये अपने पूरे माहौल को टॉक्सिक बना के रखते हैं या प्रेशर बना के रखते हैं, अननेसेसरी प्रेशर। मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर आपने दिया। जो ये सारे इनके डंप में बोलते हैं ना कि जो इनकी रिपोर्ट्स डंप जा रही है या फिर रिपोर्ट्स इनकी एक्यूरेट नहीं आ रही है जिस हिसाब से इनको प्रोडक्टिविटी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि डे शिफ्ट में 50 बंदे फ्लोर पे होते हैं और नाइट शिफ्ट में वो 12 बंदे होते हैं, तो कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी? मुझे थोड़ा इस बात का जवाब। प्रॉब्लम ये है भाई कि प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके मैनेजमेंट में जो रोस्टर बनते हैं, आप सोचो ना, आप जो रोस्टर देते हो किसी को, आप उसका वीकेंड प्लान करते हो, आप उसका वीक ऑफ प्लान करते हो, तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे ही बताते हो। मान लो आपका सैटरडे ऑफ है तो फ्राइडे नाइट को ही आपको पता लगेगा कि मेरा सैटरडे को ऑफ है, या वीकली मतलब रोटेशनल शिफ्ट में कोई काम करता है, ठीक है, या फिर 2 डेज वर्किंग है, हफ्ते में कभी भी 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, तो आप फ्राइडे नाइट को ही बताओगे कि यार आपकी मंडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, वेडनेसडे की छुट्टी है, थर्सडे की है, फ्राइडे की है, तो बंदा कभी प्लान ही नहीं कर पाता अपनी छुट्टी। बट आपके घर पे आपके घर भी है, आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ज़्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर कुछ होते हैं 10-15% लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते भाई, क्योंकि उनकी मजबूरी भी होती है। किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी को माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को कहीं लेके जाना है, कोई घर में बहुत इंपॉर्टेंट किसी के बहन को रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं। वो ऐसे काम है जो आप छोड़ नहीं सकते, है ना। किसी को बैंक का कुछ काम है, या फिर बहुत सारी मजबूरियां होती हैं कि लोग अपना काम छोड़ के कुछ और नहीं कर पाते, तो उस वजह से श्रिंकेज बढ़ती है। अब वो श्रिंकेज
आपने एक बार मैनेजर के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, ठीक है, तो मैनेजर आपकी अटेंडेंस नहीं लगाएगा, आपको बिठा के रखेगा, ओवर टाइम करवाएगा जबरदस्ती, फिर ओवर टाइम माफ नहीं करेगा। आप किससे कंप्लेन करोगे? आप कंप्लेन करोगे एचआर के पास। एचआर सुनता है आपकी बात, एचआर पूरा फेवर करता है ऑपरेशंस को। एचआर से बड़ा चमचा मैनेजर का कोई नहीं होता, मैनेजमेंट का चमचा होता है एचआर, पपेट होता है वो। कोई बात सुनता है आपकी? कोई उन्हें लेबर लॉस नहीं पता होते हैं। एचआर की सैलरी कितनी होती है? आपको लगता होगा कि एचआर में बहुत अच्छी सैलरी देते होंगे, या फिर एचआर अगर है तो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करा जाता होगा। एचआर तक एक्सप्लॉइटेड होते हैं। एचआर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे कितने एचआर मिलते हैं जो बताते हैं हम सब ये देखते हैं पर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेशन हमें कंट्रोल करता है, हम ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं करते। आप मान लो कि आपका ओवर टाइम नहीं लगा, एचआर आपको फॉर्मली आके बोल देगा, ओरली आके बोल देगा कि हाँ हम सब देख लेंगे, आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, हम इस पे एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई आपका मेल आप करोगे तो उसका कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं देगा, ताकि आपके पास कोई सबूत ना रहे। किसके पास जाओगे? हुआ है मेरे साथ ऐसा। हुआ है ना आपके साथ, हर किसी के साथ होता है। हर बंदा कॉम्प्रोमाइज करता है। मेरा अप्रेजल इसलिए होल्ड किया गया था कि मेरी ड्रेसिंग सेंस ऑफिस में जो थी, अब ऑफिस के अंदर लोग आते हैं जीन्स टी शर्ट पहन के कैजुअल वेयर में, और मैं आता था फॉर्मल, एज यू नो, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट। मैं तो देखता था ब्लेजर पहन के आते थे, पूरा फॉर्मल ड्रेस होती थी आपकी, शर्ट पैंट बूट्स होते थे आपके। राइट। तो मेरे मैनेजमेंट में एक न्यूज किसी चमचे ने, जैसे तुमने बोला, वो स्प्रेड की कि न्यूज ऐसे फैलाई कि ये बंदा इंटरव्यू दे के आ रहा है। यार मेरा डेली का रूट ही वो था कि जो मैं किस तरह से मैं ड्रेस करके आ रहा था, ड्रेसअप होकर। और इंटरव्यू दे क्यों ना? बंदे का आप इंक्रीमेंट कितना करते हो? प्रमोशन होने के बाद आप 5% इंक्रीमेंट करते हो उसका। कई मामलों में तो इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। मान लो आपका ईयरली इंक्रीमेंट होना है 5%, ठीक है, प्रमोशन होने के बाद भी तो आपका 5% इंक्रीमेंट होना है, टोटल इंक्रीमेंट आपका 10% होना है। ये बेयर मिनिमम इंक्रीमेंट है जो किसी का होना चाहिए। बट ये क्या करते हैं कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन का इंक्रीमेंट एक ही कंसिडर करते हैं, यानी आपका 10% इंक्रीमेंट भी नहीं होता, वो भी 5% इंक्रीमेंट होता है। तो आप पहले भी गरीबी में जी रहे थे, 25,000 रुपए की नौकरी जो बंदा कर रहा है, वो अब भी 5% की इंक्रीमेंट पे काम करेगा। उसकी सैलरी कहां बढ़ी? इससे अच्छा वो कहीं भी स्विच मारेगा, 30% इंक्रीमेंट होगा। बट हमारे इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा घटिया बात ये है, असल में डार्क रियलिटी ये है कि जब आप स्विच करने जाएंगे ये सोच के कि आपको 30% का इंक्रीमेंट मिलेगा, 30% की हाइक मिलेगी, तो वो मिलती नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बॉस, क्योंकि हर कंपनी जब भी कोई वैकेंसी निकालती है उसमें एक बजट ब्रैकेट होता है। मान लो कि कोई कंपनी ने वैकेंसी निकाली किसी इंटरनेशनल वॉइस कॉलिंग प्रोसेस में या फिर ब्लेंडेड प्रोसेस में, उसने बोला कि हम इसमें 35,000 से लेके 40 या 42,000 के ब्रैकेट में ही बच्चे को मतलब किसी एजेंट को या किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे। 40,000 रुपए में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मार्केट में अपने टॉक्सिसिटी की वजह से आप स्विच करना चाहते हैं, तब भी आपको 40-42,000 रुपए की सैलरी ही मिलेगी। आपका कहाँ हुआ 30% इंक्रीमेंट? क्योंकि मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज ही इतनी कम है, और जो अपॉर्चुनिटीज है भी उसमें वो सैलरी ब्रैकेट रख देते हैं। 30% अगर फेयर इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंट है तो वो सबको क्यों नहीं मिलता? क्या देते हैं 30%? आप खुद अभी स्विच करके देख लो। आप स्विच कर रहे, आप खुद, जो भी ऑडियंस देख रही है वो खुद अगर स्विच करके 30% का इंक्रीमेंट लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि 30% का इंक्रीमेंट मिल जाए। छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था विद कंसंट्रेक्स? क्या क्या चीजें हुई हैं? बहुत थर्ड क्लास एक्सपीरियंस था। भगवान ना करे कि मुझे लाइफ में कंसंट्रिक्स जैसी कंपनी में दोबारा काम करना पड़े, क्योंकि इतना मेंटली एक्सप्लॉइट करने के बाद, इतना मेंटली हैरेस करने के बाद, एक लड़की से बात हो रही थी, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा। उसने मुझे बताया, ये मैंने अब तक ये बात किसी को बताई नहीं है, पर मैं आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ। उसने मुझे ये बताया कि कंसर्न जो मैनेजर था उसने उसका रेप करा एम्प्लॉय का। कुछ लड़कियां होंगी जो शायद ऐसा करती हैं, पर हर लड़की को सेम टैग दे देना, ये कैसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं। ये जो एम्प्लॉयज है कितनी उम्मीदों के साथ आए होंगे यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर उनको सैलरी क्या मिलेगी इतनी? आप सोचो ना, एक सिस्टम पूरा ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जो लोग पैसा कमाए वो इसी शहर में रह जाए। ठीक, कोई माँ बाप 70-80 हज़ार से कम अपनी सैलरी नहीं बताना चाहता अपने बच्चों की।
झूठी सैलरी बता के शादी कर लेते हैं, फिर वो बाद में कलेश होते हैं, फिर डिवोर्स होते हैं। आप इतना टैक्स देते हो दीपक भाई, इतना टैक्स देते हो, हर चीज के लिए टैक्स देते हो। पानी की बोतल से लेके राशन जो भरते हो, खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, गाड़ी भी घूमते हो, जिस चीज के बारे में सोचो, जो चश्मा लगाया हुआ है उस चश्मे से लेके जो कैमरा और फोन इस्तेमाल कर रहे हो, हर चीज पे टैक्स है। एजुकेशन पे हमारे 18% टैक्स है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाती पर एजुकेशन पे टैक्स लगा देती है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाती पर उस पर 18% टैक्स लगा देती है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाती, बट अगर आप एयर प्यूरिफायर लेके आना चाहो तो 28% उस पर टैक्स लगा देती है। लग्जरी नाम पर, हाँ, लग्जरी प्रोडक्ट के नाम पर आपको टैक्स लगा दिया जाता है। बेसिक एमिनिटीज जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर है, आप आरओ लेने जाओगे तो उस पर फिर वो लग्जरी प्रोडक्ट पे उसे कंसिडर करा जाएगा, 28% उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो क्या मतलब है यार? और इतना टैक्स लगाने के बाद क्या आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है? नहीं मिलती। आपको अपनी करियर स्टेबिलिटी मिलती है? आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है? नहीं मिलती। सोचो आप सिविलियन हो इस कंट्री में, अपने ही कंट्री के किसी स्टेट में आप घूमने जाओ और वहां पे आपसे आपका धर्म पूछ के, आपसे नाम पूछ के, आपको आइडेंटिफाई करके, आपको टारगेट करके मार दिया जाता है। कॉलेज में जो सिलेबस है वो 90% कॉलेजेस में आउटडेटेड है। 60% पॉलिटिशियन यूनिवर्सिटीज ओन करते हैं। फिर वहाँ जो फीस है, आप 20 लाख रुपए की कॉलेज फीस भरते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, जब पैकेज लेने जाते हैं तो 3 लाख रुपए का पैकेज भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है, शायद 10% भी नहीं होते। ठीक है, ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। मैनेजर आपको कभी भी बुला लेता है, कोई भी आपको बहुत बुरी तरीके, जितनी भी बुरी तरीके से आपको मिसट्रीट करे, अगर आप कंप्लेंट करने जाएंगे फिर आपको और ओवरबर्डन करा जाएगा, और ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जाएगा। आपकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है जब आप अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। आपकी जैसी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, जैसी आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है वैसी आपकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है। आप कितने भी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपके कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। जब आप घर पे बताने के बारे में सोचो या घर पे बता भी दो तो पेरेंट्स का भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उम्मीदें होती है कि पहले तो आप डरते हो घर पे बताने से, अगर घर पे बता भी दो तो वो आपसे ही सवाल करते हैं कि सबको, बाकी सब भी तो काम कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं, आप क्यों कोट करना चाहते हैं, आप कुछ और क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं, आपको ये जिंदगी मिली, आप जियो। लोगों को मजबूर किया जाता है। आप इतना टैक्स देते हो और डेवलपमेंट के नाम पे ना साफ सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना पॉल्यूशन, ना पॉल्यूशन पे कोई कंट्रोल है, एयर पॉल्यूशन है, कंटामिनेटेड वाटर आप पीते हो। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे लैंडलॉर्ड माफिया है, आपकी आधी से ज्यादा सैलरी रेंट पे ही चली जाती है। लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग 15-15 मिनट के ब्रेक में स्मोकिंग एडिक्टों ने बनाया जाता है। मैनेजर जानबूझ के स्मोकिंग एरिया बनाए जाते हैं इन कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने, वहां उनको ले जाया जाता है, उन्हें स्मोकिंग एडिक्ट बनाया जाता है ताकि वो तलब में रहे, वो काम करते रहे, उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में इतना ना सोचना पड़े। 5 साल तक अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हो। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेबल होने वाले होते हो तो आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे करा दिए जाते हैं, फिर आपके ऊपर फिर वो बर्डन शुरू हो जाता है। आपके लिए आपके माँ बाप स्लेव रहे, अब आप स्लेवरी में जी रहे हैं, अब आपके बच्चों को भी आप स्लेव बनाएंगे क्योंकि मेंटालिटी ही नहीं है। कितने स्कूल्स में बिजनेस स्किल्स एक्टिविटीज कराई जाती हैं, स्किल लर्निंग प्रोग्राम कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कराई जाती है। आपको पूरा सिस्टम ऐसा ही थ्योरी बेस्ड सिस्टम है। जब आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं स्कूल में तो बाहर से जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं उनको स्कूल वाले ब्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर दे आपको, जिसके बेसिस पे आपके स्कूल में आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी जो मार्क्स है उनको इन्फ्लेट कराया जाएगा, उनको मैनिपुलेट कराया जाएगा। और स्कूल्स जब आप अच्छा स्कोर करेंगे होम बोर्ड में, अपने 10th के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, उसके बेसिस पे वो और एडमिशन ले सके। क्या वजह है कि प्राइवेट टीचर्स बाहर जाके कोचिंग देते हैं खुलेआम, उसी कोर्स उसी सिलेबस की जो सिलेबस पढ़ने के लिए आपके घर वाले 90% पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी वो उनको डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती है। सरकारी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट से आप सवाल पूछेंगे तो वो चले जाएंगे 10 साल 15 साल 20 साल पहले कि पहले कैसा होता था। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
लोगों से आप कोई भी सवाल सरकार से आप करना चाहे तो वो सबसे पहले ये बोलेंगे पहले कैसा होता था। अरे पहले जैसा भी हुआ हो, जैसा भी होता था, आपको हमने अभी चुना है। आपको इसलिए चुना गया है कि अब वैसा ना हो। अभी भी वैसा हो रहा है तो आपको चुनने का मतलब क्या है? आपकी सरकार को इलेक्ट करने का मतलब क्या है? कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि कांग्रेस ऐसी थी वैसी थी, उन्होंने ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा। बीजेपी में 60 से 70% जो नेता हैं, जो इलेक्टेड एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो कहाँ के हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी के ही है। 20,000 वैकेंसी निकलती है, उसके लिए 15 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। वो एग्जाम लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। जो तुमने या मैंने 100 200 500 रुपए का जो फॉर्म भर के पैसे भर के जो फॉर्म भरा है, वो भी रिफंड नहीं होते। ये स्कैम है या नहीं है? पूरी तरीके से स्कैम है। देखो, आपने बहुत सही सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हो तो जनरल कैटेगरी पे 700-800 रुपए फीस होती है। नेवी का एग्जाम भरने जाते हो तब भी 700-800 रुपए फीस होती है, बल्कि ज्यादा होती है। कई बार तो गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म की फीस 1000 रुपए भी होती है। ठीक है, वो 1000 रुपए आपने दिए, आपने 4 फॉर्म भरे। पूरे साल एक बंदा एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो लगभग सारे वैकेंसीज में अप्लाई करता है। लगभग 10-12 हजार रुपए तो उसके गवर्नमेंट फॉर्म भरने में ही चले जाते हैं, और जब ऐसे पेपर लीक होता है तो वो पैसे वापस नहीं आते। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है सरकार के पास। तो सरकार फिर सरकार उस पैसे का आप बोलो करती क्या है? हमें कोई बेनिफिट देती है क्या? हमारे लिए स्कूल्स बनाती है क्या? हमारे लिए वैकेंसीज बढ़ाती है क्या? आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो बात छोड़ दो, पढ़ने की ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉलेज में ही सीट्स अवेलेबल नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ पे सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट सीट्स ही नहीं है। जितने एप्लीकेंट्स है, जितने एस्पिरेंट्स है, उतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। मेडिकल की आप पढ़ाई करने जाओगे दीपक भाई तो 1-1.5 करोड़ रुपए एमबीबीएस की फीस है। 1 करोड़ तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट आपका खर्च होगा ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ फीस है। वह रहने वहने का, आने जाने का, जो आप लाइफस्टाइल उतने टाइम में मेंटेन करोगे वो अलग है। ठीक है, 5 साल 10 साल लगभग एमबीबीएस कंप्लीट करने में 7-8 साल चले जाते हैं। इंटर्नशिप और प्रैक्टिस वगैरह जो आपकी बेसिक सर्टिफिकेशंस होते हैं ये कंप्लीट करने में। ठीक है, आप बात करो नर्सिंग की फीस है हर साल 7-8 लाख रुपए नर्सिंग की फीस है। तो इतनी ज्यादा फीस है कि आप अगर गलती से 11th-12th में बायोलॉजी ले लेते हो तो आपके पेरेंट्स तो आपका करियर स्टैब्लिश ही नहीं करवा सकते। आप अपना करियर ही नहीं बना पाओगे। फिर आप मजबूरी में बी फार्मा डी फार्मा करके एक मेडिकल डी फार्मा करोगे। अरे यार, बी फार्मा डी फार्मा भी, उसमें भी आपको फीस तो देनी ही पड़ती है ना। एक गरीब बंदा असल में गरीब ही रह जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि वो पढ़ाई में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई इसलिए होती है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। बट असल में अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र में सीबीएसई एफिलिएटेड कोर्स पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वो ऐसा कोर्स जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को इतना लीनियर तरीके से पढ़ाया जाता है, सिर्फ नाम का सब्जेक्ट होता है। असल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है। 100 में से 5 बच्चे होंगे जिन्हें ढंग से इंग्लिश बोलनी भी आती होगी, क्योंकि कल्चर ही नहीं है और सिखाई भी नहीं जाती ठीक से, टीचर्स ही नहीं सिखाते। गवर्नमेंट स्कूल में मैं एक प्रिंसिपल से मिला था तो मैं आपको बताता हूँ वो मुझे क्या बताते हैं, और टीचर्स के साथ भी मैं ट्रैवल करता हूँ, वो क्या बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना दीपक भाई। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, वो सबसे अच्छी जॉब है। आपको 4 से 5 घंटे भी स्कूल नहीं जाना होता, 3-4 घंटे आपको स्कूल में जाके गुजारना होता है। 70-80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होती है। तमाम तरीके के आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलते हैं और रिटायरमेंट पे अच्छा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जाम की जो लोग तैयारी करते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस होती है कि टीचर बन जाए, जॉब सिक्योरिटी है ना, टीचर बन जाए। एक बार टीचर बन गए तो लाइफ सेट है, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन फ्री लाइफ होती है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता, सरकारी अधिकारियों का भी आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो कुछ भी नहीं कर पाते वो स्कूल टीचर तो बन ही जाते हैं। ठीक है, अब असल में जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने में, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को?
सिर्फ जॉब फिर सिक्योरिटी के सिर्फ लिए वो जॉब जॉब सिक्योरिटी के लिए वो टीचर बन गया। अब टीचर भी बना तो वहाँ जाके जब वो पढ़ रहा है या फिर वो जो पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चों को उस डेडिकेशन के साथ पढ़ाएगा नहीं। दूसरी बात, अब हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा लैप्स है। एक बंदा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक आईसीएसई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है तीनों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस कौन से बोर्ड में है? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है आईसीएसई बोर्ड में। आईसीएसई बोर्ड। और उसकी प्राइमरी वजह पता है क्या है? प्राइमरी वजह है कम्युनिकेशन। सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश का एक पीरियड लगता है, ठीक है, जो कि या तो हफ्ते में 3 दिन लिटरेचर पढ़ाया जाएगा या 4 दिन लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, 2 दिन आपके ग्रामर के होंगे, ठीक है। ऐसे ही उसमें ऐसी गवर्नमेंट स्कूल में है। गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या लिटरेचर क्या ग्रामर, वो जैसे तैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करते खींचते हैं, जो होता है एनसीईआरटी में वो पढ़ा के अपना निकाल देते हैं, या फिर जो भी उनका कोर्स होता है हर सरकार का हर स्टेट में इंडिया में अलग कोर्स होता है, ठीक है, वो पढ़ा के निकाल देते हैं। बट आईसीएसई में क्या होता है? आईसीएसई में 6 के 6 दिन बच्चा जब जा रहा है तो उसके 2 पीरियड लगते हैं, एक लिटरेचर का एक ग्रामर का। जो बंदा 6 दिन इंग्लिश पढ़ रहा है और जो बंदा 3 दिन पढ़ रहा है, उसमें कितना डिफरेंस होगा? बहुत डिफरेंस होगा। 90% ड्रॉप आउट का जो रीजन है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो कई लोगों में इतनी नॉलेज होती है, इतने अच्छे होते हैं, प्रोग्रामिंग में इंजीनियर्स भी इतने अच्छे होते हैं, बट वो कम्युनिकेशन स्किल्स में फेल हो जाते हैं, इस वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। ग्रूमिंग, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कराई जाती, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, आपको इंटरव्यू की तैयारी कॉलेजेस में नहीं कराई जाती। प्लेसमेंट सेल होता है, उसका प्राइमरी फोकस सिर्फ कंपनी लेके आना होता है, वो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं करवा पाते। तो आपको तो ये पता ही नहीं ना इंटरव्यू में सवाल क्या पूछेंगे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टॉपर है उसने एक्स पे पोस्ट डाला कि मेरे 100 सर्टिफिकेट्स है, इतने मेडल्स है मेरे पास, मैं कॉलेज की टॉपर हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि इंटरव्यू में मुझसे सवाल क्या पूछेंगे, मुझे कहीं इंटर्नशिप नहीं मिल रही। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फेलियर तो साफ साफ एविडेंट है ना हमारे सामने। और आप ब्लेम किसी करोगे? एक इंडिविजुअल को, जबकि इंस्टीट्यूशन का सारा प्रॉब्लम तो इंस्टीट्यूशनल है। आप पूरा का जब कोई बंदा है समाज में ये प्रॉब्लम लेके कंप्लेन करता है तो उसको बोल दिया जाता है तू नकारा है, निकम्मा है, बेकार है, तो हार्ड वर्किंग नहीं है। अरे यार, जिसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, तो कई लोगों को अपनी डिग्री छोड़नी पड़ती है, कई लोग कॉल सेंटर में आके काम करते हैं, कई लोग छोटी मोटी नौकरी करते हैं। और यहाँ ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है फिर? अब मजबूरी में लोग काम करते हैं और ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं जैसे वो स्लेव हो यार। और सिर्फ ये छोटे लेवल की बात नहीं है, आप किसी भी पोजीशन पर हो, ज्यादातर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करा जाता है। जब कंपनीज को पता लग जाता है ये बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, ये बंदा पैशनेट है, जो बंदा पैशनेट है उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको अंडर पे कर दिया जाता है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, तुम तो पैशन उसको ना इंक्रीमेंट दिया जाता है ना सैलरी बढ़ाई जाती है। मेरे साथ के 2-2, 3-3 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है। वो जिस पैकेज पे हायर हुए थे अभी तक वही पैकेज है। फिर बाद में एग्जाम्पल क्या दिया जाता है या फिर रीजंस क्या दिए जाते हैं? कंपनी लॉस में, कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिटेबल इनकम। अरे कंपनी लॉस में ये बात तो आप अलग ही छोड़ दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको किसी भी एक पैरामीटर पे बोल देंगे, 7-8 पैरामीटर होते हैं हर किसी के, केपीआई पैरामीटर होते हैं हर किसी के, ठीक है, टारगेट होते हैं। कोई भी कंपनी में कोई भी बंदा फ्री में काम नहीं करता, ठीक है, हर किसी को टारगेट दिया जाता है। इतना टारगेट आपको, इतना प्रोडक्शन फ्लोर पे ये जो टारगेट है ये मेट करना ही है, इतना तो आपको अपना प्रोडक्ट में जो काम है वो डिलीवर करना ही करना है, ठीक है। इतना आपको क्या कहते हैं, मतलब इतना काम आपसे कराया ही जाएगा, बेसिक आम तौर पे, आम लैंग्वेज में इतना काम आपसे कराया जाएगा। वो काम कराने के बाद एक पैरामीटर को लेके आप बोलते हो कि तुम्हारा ये टारगेट मेट नहीं है, ये पैरामीटर मेट नहीं है, तो तुम्हारा इस साल इंक्रीमेंट नहीं होगा। और 2%, 3% इंक्रीमेंट होता है, जिसका वो जो मैनेजर लेवल पे जाते हैं उनका तो 3-3% इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि बोलते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बोलूंगा, जो ऑडियंस आपकी देख रही है आपको, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप प्लीज इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है
अगर आप उसमें टॉप भी करते हैं तो वो क्या फ्यूचर में आपके काम आएगा? अपनी पर्सनल स्किल्स, हाँ, डेवलपमेंट, पर्सनल स्किल्स मैटर करती है। कई लोग YouTube चैनल पे जो फ्री कोर्सेस होते हैं वो पढ़ के भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेज सिक्योर कर लेते हैं। आप पूरी तरीके से अपने कॉलेज पे या स्कूल पे डिपेंडेंट ना रहे, चाहे आप जितनी मर्जी फीस दे रहे, जितनी भी रेपुटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, सर्विस बेस्ड कंपनी से बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे डबल डिजिट में इंक्रीमेंट दिया जाता है, वहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। और एक बात अपने जहन में आप उतार ले, पैशन के लिए काम करना या फिर अपने जुनून के लिए काम करना, वो बात सारी अच्छी बात है। आपको इंटरेस्ट है किसी में, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करना बहुत अच्छी बात है। बट ये आप इंश्योर करें कि आपको उस काम के सही पैसे भी दिए जाएं, आपको आपकी सैलरी जो है आपकी फेयर सैलरी दी जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कितनी भी पैशनेट है आज नहीं तो कल आप वो काम छोड़ देंगे, क्योंकि आप पे इतना सोशल बर्डन हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही वैकेंसीज देखें। ये सर्विस बेस्ड कंपनी जो है दूसरी वर्ल्ड में दूसरे देश की कंपनीज हमें यहाँ गुलाम बना के हमसे काम कराती हैं, जिसका फ़ायदा ये सर्विस बेस्ड कंपनी उठाती हैं, आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये बहुत टाइम तक चलने नहीं वाला और आप अपने आप को तैयार करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्किल्स जरूर डेवलप करें। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी रिलेट करते हैं इस सबसे जो हार्दिक ने बताई सारी चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं जो गुड़गांव आना चाहते हैं, गुड़गांव अलग अलग सिटीज़ से गुड़गांव ज्वाइन करना चाहते हैं किसी जॉब के लिए या आना चाहते हैं, क्या आप एडवाइस करेंगे? कि मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अपनी तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं। मैंने ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ना, या फिर मतलब मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि 2-3 कंपनियों के जो नाम है एक कंपनी का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बाकी कंपनीज का तो नहीं पता। एक कंपनी है स्प्रिंकलर, जो यहाँ डी टाउन में है, एम्बिट्स मॉल के जस्ट बगल में इसका ऑफिस है स्प्रिंकलर। तो आप स्प्रिंकलर कंपनी के लिए पोस्ट देखें, एलिजिबिलिटीज देखें और वहाँ पे वैकेंसीज देखें। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, वहाँ पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कस्टमर सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं। आप वो लिंक्डइन पे या फिर naukri.com पे सर्च करें या फिर किसी और ऐप पे सर्च करें, तो आप स्प्रिंकलर में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। जितने भी एम्प्लॉय से बात करी है उनका सबका एक्सपीरियंस अच्छा है, डबल डिजिट में इंक्रीमेंट होता है और सैलरीज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर नाइस टॉक, लवली मीटिंग यू।